हेलो नमस्कार आदाब। मैं डॉक्टर नरेंद्र गोयल एक बार फिर पिम्स पॉडकास्ट सीरीज में और आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे बीच में हस्ती मौजूद है यहाँ, ये शख्सियत के बारे में मैं क्या बताऊं। ये शख्सियत पिछले 14 साल से फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स मेडिकल के क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, जो सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपना पूरी की पूरी जिंदगी इन्होंने लोगों की सेवा में, डायग्नोज करने में, जो कि कई तरीके के रिस्क होते हैं उनसे निपटने में अपना पूरा का पूरा जीवन का योगदान इन्होंने दिया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डॉक्टर हरिराम की। डॉक्टर हरिराम जो कि आज पिम्स हॉस्पिटल उमरडा में एचओडी और प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। और उसके साथ ही साथ में अगर इनकी लाइफ जर्नी की मैं बात करूं तो भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक यानी सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कई बड़े बड़े चैलेंजेस इन्होंने अपने करियर में देखे, कई बड़ी बड़ी चीज़ों को इन्होंने अपने करियर के दरमियान देखा कि ये कितनी बड़ी एक चैलेंज के रूप में सामने आता है जब कई तरीके के पेशेंट्स आते हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस पिम्स पॉडकास्ट में। और इस सीरीज में मैं ये मानूंगा कि आप उस डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं जिसे सचमुच में सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले जो भी रोगी आ रहा है उसके रोग के बारे में पहचानना कि असल में उसे हो क्या रहा है। आउटर एरिया से डॉक्टर्स चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि इसे ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, बट इंटरनली उसे क्या हो रहा है ये यही एक डिपार्टमेंट है जो कि इसकी जानकारी दे पाता है। और सर, बहुत बधाई देता हूँ सबसे पहले आपको कि इस डिपार्टमेंट में आप पिछले 14 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और कई बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरीके से आपका करियर चला है अब तक। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू फॉर जनरस इंट्रोडक्शन। मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरा एमबीबीएस और एमडी गुजरात से हुआ है और मेरी स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई मैंने सिविल हॉस्पिटल यानी बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से करी है। ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आज मेरा डिपार्टमेंट या हम जो सर्विसेज दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा रिफ्लेक्शन है कि हम कैसे ट्रेन हुए हैं। हमारी उस समय की ट्रेनिंग काफ़ी एक्सटेंसिव रहती थी, मतलब कि इन सिंगल को भी कई बार 36 आवर्स की कंटिन्यूस हमारी शिफ्ट होती थी। यानी कि आप पूरे दिन ओपीडी के पेशेंट्स देख रहे हैं, नाइट में आप इंडोर के पेशेंट्स और इमरजेंसी मैनेज कर रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर से ओपीडीज देख रहे हैं और उसके बाद में शायद आपको ऑफ मिलता था या नाइट रेस्ट मिलता था। तो वो पीरियड चैलेंजिंग था, डेफिनेटली चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे प्रीसियस भी था, सबसे इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि वहीं से हमने सब कुछ सीखा है। आज हम एक एमबीबीएस प्लस पीजी कॉलेज हैं, हम लोग एमडी कोर्सेज रन कर रहे हैं पिम्स हॉस्पिटल में और रेडियोलॉजी विभाग में हमारे पास 17 सीट्स के एडमिशन की परमिशन है पर ईयर, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन करना अपने आप में एक जिम्मेदारी का काम है। तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन जो शायद हमारे करिकुलम का पार्ट था या हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस का पार्ट था, वो अब इन बच्चों की ट्रेनिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। ग्रेट। और वहीं से हमें एंड्योरेंस मिली, वहीं से हमें पेशेंस मिला, वहीं से हमने सीखा कि एक डॉक्टर को पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आपका नेचर पेशेंट से कैसे, आप पेशेंट के दर्द को या उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है पेशेंट को। अगर कोई बैड न्यूज़ है तो उसको कैसे अच्छे से आप उनको बता सकते हो और कैसे एम्पैथी से आप उनसे ट्रीट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप इम्बाइब करते हैं अपने कल्चर से जहाँ से आप ट्रेन होते हो और वो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में झलकता है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट काउंसलिंग भी है। कि जो डायग्नोज आज डेली हम इतनी सारी बीमारियां डायग्नोज करते हैं, पेशेंट को अगर आप सही से समझा नहीं पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सीरियस है या नहीं सीरियस है, इसको कितने अटेंशन की जरूरत है, अगर आप उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके कई बार ग्रेविटी बता जाते हैं तो पेशेंट पैनिक हो जाता है, वो घबरा जाता है। अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस बहुत ऐसा है, क्रिटिकल है, जैसे कि कई बार हम यंग पेशेंट्स में कैंसर डायग्नोज करते हैं और वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी होती है पेशेंट को, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बट उसको कैसे एम्पैथी से आप मतलब समझा पाते हैं, पेशेंट को कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ के लिए, उस लड़ाई के लिए,
जिसके नाम से पेशेंट हो सकता है घबरा जाए और हो सकता है वो दोबारा आपको देखना भी ना चाहे। उसके मनोबल को बढ़ाना, उसको मेंटली प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए, और उस डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस उसे समझाना, प्लस उसको ये विश्वास दिलाना कि इस जर्नी में हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। हम जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, और हम आपके साथ हैं और आपको क्योर करेंगे और आप ठीक होकर के घर जाओगे। उसको इतना विश्वास दिलाना हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, जो शायद हमने वहीं से सीखा है। अपने करियर के दरमियान जैसा कि आपने बताया 36-36 घंटे भी आपने जो है सेवाएं जो है रेगुलर दी, कभी थकावट भी हो जाती होगी या उस चीज़ को आपने एंजॉय किया है असल में? मैं थकावट तो बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, और थकावट तो अब भी नहीं होती है। मतलब वो एक जुनून सा होता है, वो आपका पैशन सा होता है। मतलब पूरे दिन में एक अच्छी डायग्नोसिस या 2 अच्छी डायग्नोसिस बना देना मतलब आपका पूरा दिन बना देता है। पेशेंट के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमारे इतने इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, या ये जांच तो हम ऑलरेडी पहले करवा चुके थे। कई बार चीज़ें मिस हो जाती है, ओवरलुक हो जाती है, सिंपली किसी से भी हो सकती है, किसी डॉक्टर से भी हो सकती है, या कई बार सही जगह तक आप पहुंच नहीं पाते हो, इससे ऐसा हो जाता है। और उसको सही से डायग्नोज कर देना, उसको मेटिकुलसली उस रिपोर्ट को फ्रेम करना, और जो चीज़ आप अपने डायग्नोसिस में कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज में एज इट इज़ बयां कर देना, कि कोई थर्ड पर्सन, अगर वो पेशेंट किसी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में या फॉरेन के किसी भी कॉर्नर में, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में अगर वो रिपोर्ट लेकर के जाए, तो वो इक्वली एक्सेप्टेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और उस क्लिनिशियन को समझ में आए कि एग्जैक्टली आपने क्या लिखा है, जितना रिक्वायर्ड था उतनी डिटेल्स दी हैं या नहीं दी है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पिम्स हॉस्पिटल उमरडा में ये डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी किस तरीके से सेवाएं दे रहा है मरीजों के लिए? आज की डेट में किस तरीके की लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ कर रहा है? नरेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टर्सरी केयर हॉस्पिटल है एंड इट्स ए मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल केयर का हाईएस्ट ग्रेड है। हम लोग डायग्नोस्टिक के साथ साथ थेरेपेटिक्स में भी काम कर रहे हैं, और रेडियोलॉजी में चाहे वो एक्सरे से लेकर के हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन्स, कलर डॉपलर मशीन्स, लेटेस्ट 3D 4D सोनोग्राफी मशीन्स, फीटल की डिटेल स्टडीज, फीटल इको, सिटी स्कैन के हाई एंड मशीनरीज, MRI हाई एंड मशीनरीज, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी, DSA, फ्लोरोस्कोपी, इन सब आर्मामेंटेरियम से डिपार्टमेंट लोडेड है। एंड डिपार्टमेंट लोडेड है वेल ट्रेंड फैकल्टी से एज वेल, जो हमारे टीचिंग प्रोग्राम्स का ध्यान रखती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ध्यान में रखती है। इतना डिपार्टमेंट फुलफिल होने से ही आप वो स्टैंडर्ड केयर दे पाते हैं या अपना लेवल मेंटेन कर पाते हैं। देखा जाता है कि गांव के पेशेंट्स भी बहुत आते हैं यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में, तो गांव की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसका डायग्नोस जो है ये डिपार्टमेंट सक्सेसफुली कर पाता है? कितने तरीके की डिजीजेस हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है? सर, डिपार्टमेंट पूरी तरफ से सक्षम है हर बीमारी को डायग्नोज करने में, जो मेडिकल साइंस में पॉसिबल है। ये टर्सरी केयर सेंटर है और हम लोग रिसर्च लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉट जस्ट रूरल पॉपुलेशन, मतलब इट इज़ वी आर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट केयर फॉर द नियर बाई रीजन। वी आर catering almost 10 to 12 districts nearby. We are getting patients from other states as well, and the services are quite affordable. They are quite affordable to rural populations as well. Diagnosis सटीक हैं और इजी हैं, मतलब वेटिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को हम सेम डे डायग्नोसिस तक, चाहे हमें कुछ चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरीली हमको एक्सरे पे या अल्ट्रासाउंड पे कुछ लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ ट्रबल है, तो हम डायरेक्ट कंसल्टेंट से बात करके उसको अपग्रेड कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को सिटी स्कैन की ज़रूरत है। तो जो प्रोसीजरल डिलेज हैं, कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पेशेंट हर जगह लाइन में ही लगा रहता है। बिल्कुल। वो सुबह से आता है, वो आपकी कंसल्टेंसी की लाइन में लगा हुआ है, या वो आपके रजिस्ट्रेशन के काउंटर पे लगा हुआ है, या रेडियोलॉजी में रजिस्ट्रेशन के काउंटर पे लगा हुआ है। उन चीज़ों को हमने कोशिश किया है ऑटोमाइज करने की। हमने कोशिश की है कि पेशेंट मैक्सिमम चीज़ें पेशेंट को सेम डे डिलीवर की जा सकें, रिपोर्ट्स को फास्ट डिलीवरी की जाए। जो टर्न अराउंड टाइम है वो हमने मिनिमम रखा है। हमारी मोस्ट ऑफ जो डायग्नोसिस जो मोडेलिटीज़ हैं उसमें जो रिपोर्ट हैंड ओवर टाइम है वो हमने लेस देन 1 आवर रखा है, यानी हम 1 घंटे के अंदर पेशेंट को रिपोर्ट्स हैंड ओवर कर रहे हैं। ग्रेट सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि गाँव में सबसे ज़्यादा जो फैली जाने वाली बीमारियों में से एक है वो है टीबी, और टीबी का डायग्नोस करना, टीबी को पहचानना और उसके ट्रीटमेंट, ये सब कुछ जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है।
तो अब तक टीबी के लिए हमारे यहाँ पर यानी पिम्स हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी में क्या क्या सक्सेस मिली है? नरेन, इसमें आप बिल्कुल सही हैं। टीबी ग्रेटेस्ट मिमिकर कहा जाता है मेडिकल साइंस में। यानी कि टीबी कैसा भी दिख सकता है। टीबी कैंसर की तरह दिख सकता है, टीबी इन्फेक्शन की तरह दिख सकता है, टीबी इन्फ्लामेशन की तरह दिख सकता है। ऑलमोस्ट हर बीमारी से टीबी मिमिक करता है या उसका जैसा दिख सकता है। जो हमें कई बार देख करके लगता है कि यहाँ पे ट्यूमर है, शायद हम कैंसर से डील कर रहे हैं, बट जब हमारी बायोप्सी रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि वो तो टीबी था। तो टीबी की डायग्नोसिस चैलेंजिंग है और डिपार्टमेंट पूरी तरह से इक्विप्ड है। हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं और जहाँ से भी, जैसे लंग की टीबी के साथ साथ नोड्स की टीबी, बोन की टीबी, जॉइंट्स की टीबी, मिजेंट्री की टीबी, पेट की टीबी, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की टीबी, फीमेल्स में बच्चे नहीं होने में भी टीबी एक कॉमन भूमिका निभा रहा है अपने रीजन में। मतलब जो इनफर्टिलिटी है उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस एक मेजर कॉज है। तो ज्यादातर लोगों में जो अवेयरनेस होती है टीबी के बारे में वो केवल छाती की टीबी के बारे में या चेस्ट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होती है। बट बॉडी में हर जगह टीबी है। जो छोटे बच्चे हैं उसमें ब्रेन में टीबी होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है। छोटे जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनमें सर्वाइकल नोड्स में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। और जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस प्लस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, बोन्स की ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंट्स के, और ये सब ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है। तो इन टीबी की डायग्नोसिस आप बलगम से नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। उसके लिए आपको टिश्यू सैंपलिंग चाहिए होती है और पिम्स का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इमेजिंग मॉडलिटीज से लोडेड है। हम लोग इमेज गाइडेड सैंपलिंग करते हैं, मतलब कि जहाँ से भी हम सैंपल लेते हैं वो मशीन की सहायता से लेते हैं, ब्लाइंडली कोई सैंपलिंग नहीं होती है और रियल टाइम होती है, तो वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। हम पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से सैंपल चाहिए और हमारा जो गन है या फिर हमारी जो नीडल्स हमारे पास होती हैं वो एग्जैक्टली लाइव हमें दिखती है, तो उससे पेशेंट को ट्रॉमा बहुत कम होता है। सिंगल पंक्चर में हमारी पॉजिटिव यील्ड रेट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, पॉजिटिविटी रेट बहुत अच्छी है। टेक्निक का कमाल है सचमुच में। लेकिन ये इसी में ही एक शब्द आपके आया जो एक और सेंसिटिव चीज़ जिसे कैंसर कहते हैं। कैंसर को डायग्नोस करने में और कैंसर से जुड़ी हुई सुविधाएं आखिर आपका डिपार्टमेंट कैसे दे रहा है और किस स्तर पर दे रहा है? सर, कैंसर में बिगेस्ट चैलेंज डायग्नोसिस का होता है। सबसे पहले आप एक्यूरेट डायग्नोसिस करो कि वेदर इट इज ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर और समथिंग एल्स विच इट कैन बी इन्फ्लामेशन विच इज लुकिंग लाइक कैंसर। तो रेडियोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल डायग्नोसिस में होता है। तो हम सबसे पहले तो उसको इमेज करते हैं, सिटी स्कैन से, एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, जैसे भी हम उसको डायग्नोस करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर हम उसी इमेजिंग मॉडलिटी को यूज करके बायोप्सी करते हैं, यानी हम कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज को अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं, कुछ में सिटी स्कैन गाइडेड बायोप्सीज करते हैं, वहां से सैंपलिंग लेते हैं। वो जो सैंपल्स होते हैं वो लेबोरेटरी में प्रोसेस होते हैं और उसी से डायग्नोसिस बनता है। डायग्नोसिस बनने के बाद में जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत होती है, हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सर्विस अवेलेबल है, तो वो कैंसर केयर प्रोवाइड करते हैं। इतनी बायोप्सीज आप ले चुके हैं, आम भ्रांतियां तो ये है कि बायोप्सी लेने से कैंसर और ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, मतलब ये है कि अगर बायोप्सी ली तो फिर उसके कैंसर के जो तत्व है वो और शरीर के अंदर और आप रैपिड स्पीड से फैलेंगे, तो इस भ्रांति को आप दूर करें। सर, ये बिल्कुल मिथ है, ये एक भ्रामक तथ्य नहीं है, ये भ्रामक है। किसी भी मेडिकल लिटरेचर में इस तरह का कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। अगर कैंसर है या नहीं है, जो ट्यूमर है, जो गांठ आपको बनी है, वो कैंसर की है या कोई बिनाइन टिश्यू है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कैंसर की जो दवाइयां हैं वो आपको सहायता तो करती हैं पर वो घातक भी होती हैं। आप बिना कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म किए 100% कंफर्मेशन के बिना किसी भी पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। ये कानूनी रूप से जुर्म है और ये गलत है। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेट कर रखा है, मेडिकल साइंस ने ये मैंडेट कर रखा है कि टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको बायोप्सी पे कंफर्म, बिकॉज बायोप्सीज आर ऑलमोस्ट 100% करेक्ट, तो उस पे कंफर्मेशन जरूरी है। यानी बायोप्सी जरूरी है ही, बिल्कुल जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है। और उसका कोई ये बिल्कुल भ्रांति है कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैंसर अपने आप में फैलता है, कैंसर का नाम ही कैंसर इसलिए है क्योंकि वो फैलता है, उसी को कैंसर कहते हैं। अगर आप बायोप्सी नहीं लें और उससे कैंसर फैलना बंद हो जाए तो आप बता दें। अगर आपने एक भी पेशेंट कैंसर का ऐसा देखा हो जिसमें बायोप्सी न लेने से कैंसर का फैलाव रुक गया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैंसर मल्टीप्लिकेशन का नाम है, कैंसर फैलता है इसीलिए उसको कैंसर कहते हैं। वो उसका कैरेक्टर है, वो बार बार मल्टीप्लाई करता है, वो रैपिडली ग्रो करता है, ट्यूमर ग्रो करता है, स्प्रेड करता है।
अलग अलग जगह पे जाकर के वो ट्यूमर फैल जाता है, लंग्स में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, बोन्स में चला जाता है, मेटास्टेसिस हो जाती है, इसीलिए उसका नाम कैंसर है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। ग्रेट सर। तीसरी सबसे सेंसिटिव चीज, यानी जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, वो है प्रेगनेंसी। अब प्रसूता है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब उसके बाद में वो सबसे पहले आती है, आने के बाद में ऑब्वियसली डायग्नोज करना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हर एक प्रेगनेंसी में सबसे पहले इस विभाग में आना जरूरी है? बिल्कुल सर। प्रेगनेंसी की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं हम अभी भी पिछड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रसूताओं की, अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, यानी कि डिलीवरी के दौरान माताओं की जो मौत का रेशियो और जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वो अलार्मिंग है। या मुझे ये कहते हुए गर्व नहीं हो रहा है, शेमफुल फील हो रहा है कि एक नॉर्मल प्रोसेस जो वो कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, वो एक जीवन की अवस्था है। हर लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो प्रेगनेंसी उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। वो उसके लिए मॉर्बिडिटी या फिर उसकी मृत्यु का कारण नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी गवर्नमेंट भी ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादातर डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो, ट्रेंड डॉक्टर्स उनको हैंडल करें, ताकि हम ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो प्रसूताओं की मृत्यु दर है, उसको कंट्रोल कर सकें और एक अच्छे फिगर पे पहुंच सकें। इसीलिए गवर्नमेंट सेंसिटाइज भी कर रही है पब्लिक को और मोटिवेट भी कर रही है। और इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली मैं हमारे मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगा या फिर उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी की कंप्लीट एंटीनेटल केयर को फ्री किया है हॉस्पिटल में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको चाहे प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना हो, चाहे आपको आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कॉन्जेनिटल एनोमली नहीं है जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं, जो मार्केट में 2-3-4 हज़ार रुपए की कॉस्ट से होता है, चाहे आपको बच्चे के हृदय में कोई विकार तो नहीं है, चाहे आपको फीटल इको करना हो, चाहे कि बच्चे में कोई कार्डियक डिफेक्ट तो नहीं है, यानी हार्ट में कोई आनुवांशिक रूप से कोई बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट सही से बना है या नहीं बना, उसके वाल्व सही से बने हैं, उसके सब कनेक्शंस प्रॉपरली जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उसमें ब्लड फ्लो सही है या नहीं, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे को मदर से जो सप्लाई मिल रही है वो सही अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या बच्चा अंदर सही है, क्या उसकी ग्रोथ सही चल रही है, ग्रोथ वेलोसिटी अच्छी है, क्या ये बच्चा आने वाले कुछ समय के लिए और बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। इस चीज को हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं हमारी मशीनरी से। मतलब हम ऑलमोस्ट 15 डेज पहले प्रिडिक्ट करके बता देते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसकी गर्भ के अंदर मृत्यु संभव है या फिर इसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, और ये बच्चा बिल्कुल दूसरा बच्चा कि भाई ये बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रकार से फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसा है। मतलब समय रहते अगर आपको चीजों का पता लग जाए कि बच्चे को कुछ दिक्कत होने वाली है, बच्चे को खून की सप्लाई कम होती जा रही है, तो ये अपने आप में मैं मेडिकल साइंस का चमत्कार ही कहूँगा। और ये सब सर्विसेज हमारे मैनेजमेंट ने कम्प्लीटली फ्री करी है, कंप्लीट फ्री। मतलब कि अगर प्रेगनेंसी में आपको चाहे गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाना हो, स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाने से लेकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सब तरह के अल्ट्रासाउंड्स, कलर डॉपलर्स, आपके एनोमली स्कैन, फीटल इको, जो कि 45 ऑलमोस्ट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 4-5 हज़ार रुपए की रेट चलती है, से लेकर के नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, इवन पोस्ट नेटल केयर, और इवन जो बच्चा डिलीवर हुआ है उस डिलीवर्ड बच्चे की न्यूबॉर्न केयर, ये सब कंप्लीटली हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने फ्री किया है। ग्रेट सर। जो शायद इस पर्टिकुलर जो रूरल बेल्ट है, जिस बेल्ट को हम कैटर कर रहे हैं, उनके लिए एक बूस्ट है। इसी से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। देखिए क्या होता है कि आप डॉक्टर हैं, आपने देखा ही होगा, आपने ये सारी बातें पढ़ी भी है कि 50, 60, 70s या उससे पहले का भी टाइम था जिस वक्त पर दाई जो है वो घर पर ही डिलीवरी करा देती थी। उस टाइम पर डायग्नोज भी नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता था। वो गाँवों में आज भी है सोच। गाँवों में ऐसा है कि कितना ही अवेयरनेस कैंपेन या प्रोग्राम चलाया जाए, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में ऐसा होगा कि भाई दाई डिलीवरी कर देगी और कहीं जाना नहीं, अपने कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, ऐसा सब कुछ होता है। वो मास जब हॉस्पिटल आता है, आने के बाद में जब उसे कहा जाता है, यहाँ से बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि आप सबसे पहले डायग्नोज कराओ, वहाँ पर रिपोर्ट कराइए। इनफैक्ट डायरेक्ट गायनिक में भी अगर चला गया तो वहाँ से यही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप सबसे पहले जाकर के आप इसकी पूरी जांच, अल्ट्रासाउंड कराएं और सब कुछ आप कंप्लीट करवाएं। गांव की वो दाई या वो दादी या XYZ जो भी उसको लेकर है, वो ये बोलती है कि इतना सब कुछ मशीनों की तरफ नहीं जाना और इसको वापस लेके चलो, और अपने तो वहाँ दाई डिलीवरी करा देगी।
तो गांव वालों को स्पेशली इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ये कितना हैजार्डियस है सर, इसके बारे में बताएं, अगर डायग्नोस ना कराया जाए तो। मैं इससे आधा सहमत हूँ, ऐसा कह सकता हूँ कि देखो दाई फर्स्ट लाइन ऑफ केयर है। और इंडियन सिनेरियो में पर्टिकुलरली उदयपुर और उसके आसपास के ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो हर जगह हर समय डॉक्टर्स का अवेलेबल हो पाना संभव नहीं है। हर गांव में डॉक्टर्स नहीं है या हर ढाणी में डॉक्टर्स नहीं है। जहां जहां पे पॉपुलेशन के इंस्टॉलेशन है वहां पे हर जगह डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जो ANM है या दाई है या ट्रेंड स्टाफ है उनको गवर्नमेंट ने ट्रेन किया है, बट मतलब कि वो ट्रेनिंग इतनी ही है कि भाई आप पहचान पाओ कि क्या ट्रबल चल रहा है और उनको पर्टिकुलर हॉस्पिटल तक आप गाइड करें। उनके एक सखी के रूप में आप उनको कह सकते हो कि वो उनके एक अच्छे दोस्त की तरह हैं जो हर समय अवेलेबल हैं, जो उनके घर के पास में ही हैं, जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अभी उनको अच्छे से ट्रेन कर रही। बट होता क्या है कि जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हो सकता है कि गाँव में डिलीवरी अटेम्प्ट की जाए तो 5 में आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक तरह से आप डिलीवरी करा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट छठा केस जो आपका फंसेगा, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का है, चाहे वो PPH का, पोस्टपार्टम हेमरेज, आपने सुना होगा कि डिलीवरी के बाद में खून बंद नहीं होता। तो उसमें कुछ हॉस्पिटल सेटअप्स में भी ऐसा, पहले के जमाने में तो बहुत कॉमन था कि भाई हॉस्पिटल सेटअप्स में भी मृत्यु हो जाती। तो आप उस दाई की हालत सोच करके देखो कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग चल रही है और उसके पास में कोई सर्जिकल एक्सपर्टाइज ही नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो उस प्रसूता को बचा सके, न उसके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है, न वो सर्जन है। तो वो कैसे मैनेज करेगी उस पेशेंट को? तो होता यह है कि अगर आप ये जनरल इंप्रेशन देखना चाहें कि दाई डिलीवरी नहीं करा सकती या करा सकती है, ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, वो करा सकती है। बट जहां पे कॉम्प्लिकेशन आएगा, जहां पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी आएगी और जहां पे ट्रबल स्टार्ट होगा, वहां पे दाई की अपनी लिमिटेशंस है। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, हॉस्पिटल्स भी नहीं चाहते, और इन जनरल पब्लिक के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि घर पे डिलीवरीज अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। डिलीवरीज एक सेफ एनवायरनमेंट में होनी चाहिए जो कि हाइजेनिक हो और एक्सपर्ट्स की निगरानी में होनी चाहिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी केयर में पिम्स हॉस्पिटल का आपका ये विभाग जो है वो किस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं? नरेन, ये भी मेरे हार्ट की बहुत क्लोज है ये टॉपिक, बिकॉज जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें अभी भी केयर ऑफ सर्विस, गैप ऑफ सर्विस है। जब चीजें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं या फिर कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं, उस समय उनको मैनेज करना मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है। और अगर आपका इंस्टीट्यूट या आपका डिपार्टमेंट उसके लिए रेडी है कि आप उन कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए सक्षम है, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। और मुझे प्राउड है कि पिम्स इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तैयार है। हम लोग केवल बात बिगड़ने के बाद में मैनेज करने की नहीं है, बात बिगड़ने से पहले प्रिडिक्शन की है। ओके। जो हमारी एंटीनेटल केयर है, यानी कि जो प्रसूता को हम 9 महीने तक जो केयर दे रहे हैं, उसमें हमने अलग अलग जगह पे प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व किए हैं जिससे हम वो बीमारी होने से पहले उसे कैच कर सकें। जैसे हमने प्री एक्लेम्सिया क्लिनिक स्टार्ट किया है। आपने सुना होगा कि डिलीवरी में काफी सारी प्रसूताओं की मौत इसलिए हो जाती थी कि उसको अचानक से मिर्गी आने लग गई, फिट्स आने लग गए, ऑर्गन फेलियर हो गया और डेथ हो गई। इसे एक्लेम्सिया कहते हैं, जो कि इंडियन सिनेरियो पर्टिकुलरली एशियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है और बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। अब अगर आपको एक्लेम्सिया हो चुका है तो आज के दिन भी मेडिकल साइंस में बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसका मतलब ये है कि एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट है डिलीवरी। अगर सपोज आपको 6वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का और आपको एक्लेम्सिया हो गया मदर को, तो डॉक्टर्स के पास में मैनेजमेंट करने के लिए एक लिमिटेड विंडो है, उसके बियॉन्ड वो उस प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकते और हमारा कंपल्सन हो जाता है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, नहीं तो हम मदर को भी खो देंगे। सच है। अब इसमें जो रिवोल्यूशन है, जो चेंज आया है, वो आया है कि क्या इस बीमारी का होने से पहले पता लगाया जा सकता है। अगर उसको सपोज मैं 4 महीने पहले, सपोज उसको 6ठे महीने में प्री एक्लेम्सिया होने वाला है, अगर उसको मैं 3रे महीने में प्रिडिक्ट कर लूं कि इसको होने की संभावना है और उस समय से मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दूं, तो या तो वो होगा ही नहीं प्री एक्लेम्सिया, या होगा तो वो नियर टर्म होगा, यानी जब प्रेगनेंसी 9 महीने के आसपास पहुंच चुकी होगी तब होगा। तब बच्चा मैच्योर हो चुका होता है और सिंपली हम डिलीवरी करें तो मदर की जान को भी कोई खतरा नहीं होता और बच्चे की जान को भी कोई खतरा नहीं होता। ये प्रोटोकॉल्स इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप किए हैं। हम प्री एक्लेम्सिया केयर कर रहे हैं और जो थ्रू आउट जो केयर है उसमें हमने ये सब, चाहे वो आपने ये भी काफी कॉमनली सुना होगा कि
डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा होता है, जिसे शायद आवल कहते हैं आम भाषा में, वो चिपकी रह गई और वो निकली नहीं और उससे ब्लीडिंग के इश्यूज आ गए और ये सब आ गए, वो सब प्रोटोकॉल्स भी मशीनरी की हेल्प से रेडियोलॉजी में अभी इजीली डिटेक्ट हो रहे हैं। ग्रेट सर, और ये एक टीम वर्क है। इस मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है और बिल्कुल सही नहीं है। ये पूरा एक टीम वर्क होता है और यहीं पे रोल आता है बड़े हॉस्पिटल्स का या टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स का, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ रोल आता है, जहाँ पे आपके पास में एक्सपर्ट टीम ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट टीम ऑफ नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, बेहतर एनआईसीयू सर्विसेज हैं और बेहतर सपोर्ट करने के लिए रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हैं। रेडियोलॉजी एक प्रकार से मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक कोर सब्जेक्ट है, जो पूरी मॉडर्न मेडिकल की प्रैक्टिस में बिल्कुल बीच में बैठा है। हम लोग सब कंसल्टेंट से डील करते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियंस हों, चाहे पीडियाट्रिशियंस हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, या बाकी जितनी भी स्पेशलिटीज हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, सीटीबीएस, सब ब्रांचेस से हम डील करते हैं। उनकी जो नीड है उनको कैटर करना, बेसिकली उनको सपोर्ट करना, उनके प्री ऑपरेटिव वर्कअप में, चाहे पोस्ट ऑपरेटिव वर्कअप में, कॉम्प्लिकेशन में, डायग्नोसिस में, थेरेप्यूटिक्स में। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है रेडियोलॉजी की एक रेडियोलॉजिस्ट का डे टू डे लाइफ का। साइंस बायो किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस करने का सपना देखते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, कि आने वाले वक्त में जब वो अपना करियर बना रहे होते हैं, कितना अट्रैक्टेड होते हैं इस डिपार्टमेंट की तरफ या इसके स्पेशलाइज प्रोफेशनल बनने की तरफ? साइंस बायो या 12th के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो बेसिकली रेडियोलॉजी एक स्पेशलाइजेशन है। तो रेडियोलॉजी में तो एडमिशन लेने से पहले आपको ग्रेजुएट होना, मेडिकल ग्रेजुएट होना जरूरी है, एमबीबीएस होना जरूरी है। तो स्कूल पास आउट बच्चों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेडिकल फील्ड एक हार्ट के बहुत करीब सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपको पैशन है जिंदगी बचाने का या लोगों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सेदारी आप निभाना चाहते हो और आप एथिकल हो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, तो मेडिकल फील्ड से बेहतर कोई फील्ड नहीं हो सकता। और जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, हाँ यस, अगर मैं करंट ट्रेंड्स की बात करूं तो रेडियोलॉजी उनकी चॉइस है। मतलब शायद इसे नंबर 1 ब्रांच कहा जाता है मेडिकल साइंस। क्यों इतना अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स का इस तरफ? बिकॉज अगर आप रिसेंट प्रैक्टिस को देखेंगे तो वो डायग्नोसिस बेस हो गया है। पहले अगर आप 20-30 साल पहले की बात करेंगे तो सब कुछ एम्पिरिकल चलता था, या फिर ऐसे कहें कि आपके अनुभव पे चलता था। और वास्तव में फिजिशियंस और बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स थे वो बहुत एक्सपर्ट्स भी, वो क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा होता था, बट जो गाइडलाइंस हैं अभी वो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस फिक्स करने पे ध्यान दे रही है कि भाई आप ट्रीट करो, वेल एंड गुड, बट अब सब मशीनरी अवेलेबल है तो क्यों न ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाए। प्लस जो एक मेडिकल इंश्योरेंस सेगमेंट आ गया है, गवर्नमेंट पूरी अपनी पब्लिक को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चिरंजीवी, या जो भी योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती हैं अपने पब्लिक के लिए, उनको उनकी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। उनको एविडेंस चाहिए होता है। आप केवल अपने मन से इलाज नहीं कर सकते, आपको पहले डायग्नोसिस को फिक्स करना पड़ता है और उसमें रेडियोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक प्रकार से इसकी जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। मतलब पब्लिक भी अवेयर है। अगर आप उन ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, कोई ऑपरेटिव सर्जिकल प्रोसीजर है या नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर है, तो भी पेशेंट भी चाहता है कि उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो, उसे कंफर्म पता हो कि मेरे को यही चीज है, और तभी वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ जाना चाहता है। जो पूरी मेडिकल प्रैक्टिस है वही एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस की तरफ जा रही है, जो कि सही भी है, एथिकल भी है। और इंश्योरेंस सेगमेंट को तो आपको एविडेंस चाहिए कि पहले क्या था, किस चीज के लिए आपने पेशेंट को ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद में क्या था, ये एविडेंस आपको देना होता है। और वो एविडेंस समहाउ रेडियोलॉजी से जनरेट होता है। तो रेडियोलॉजी की डिमांड इस समय तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो सर अब यहाँ पर जो भी इसका एक्सपर्ट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कोर्स अवेलेबल है और उसका क्या क्राइटेरिया है? साई तिरुपति यूनिवर्सिटी इसमें काफ़ी कोर्सेज हम एमबीबीएस कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और सब स्पेशलाइजेशन जितने भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें हम एमडी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। और शायद आने वाले 2-3 साल में हम लोग सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम और एमसीएच कोर्सेज ऑफर करेंगे। ग्रेट। और इसके साथ साथ हम पैरामेडिकल के सब कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। रेडियोलॉजी में बीएससी रेडियोलॉजी के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, हमारे पास 100 सीट्स हैं। और डीआरटी के कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। बाकी सब पैरामेडिकल ब्रांचेज भी ऑफर कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हैं। एज ए मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मेडिकल प्लस पैरामेडिकल जो साइंसेज हैं उससे रिलेटेड जो
कोर्सेज हैं, सब कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर विजिट के दरमियान मैंने सुना था इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, ये एक शब्द जो है वो मेरे दिमाग में कौन सा था, तो इसके बारे में सर कुछ जानकारी दें व्यूअर्स को। सर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की एक नई ब्रांच है, या अपन ऐसा कह सकते हैं एक सब स्पेशलिटी है या सुपर स्पेशलिटी है। जैसे रेडियोलॉजी में मेन डायग्नोसिस का वर्क है, उसके साथ साथ अभी थेरेपेटिक्स यानी जो इलाज का हिस्सा है वो भी रेडियोलॉजी का एक मेजर पार्ट है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, लकवा आ गया। अब पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि अगर लकवा हो गया है तो वो जिंदगी भर के लिए अपंग रहेगा, उसका आधा हिस्सा काम ही नहीं करेगा, और ऐसा होता था। हमने सबने हमारी फैमिलीज में देखा है कि लकवा आने के बाद में शरीर का आधा हिस्सा काम करना रह जाता है। बट जो करंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम केवल पिन होल सर्जरी के थ्रू, यानी कि हम नस में फ्यूमरल आर्टरी में या रेडियल आर्टरी के थ्रू अप्रोच से जा करके, और हमारे पास लंबे लंबे गाइड वायर्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, जिससे हम जहां पे नस बंद हुई है दिमाग के उस हिस्से तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और वहां से क्लोट को निकाल लाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है आपका से विंडो पीरियड का। बिकॉज अगर किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में लंबे समय तक अगर खून की सप्लाई बंद रहती है तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है समय से हॉस्पिटल पहुंचना। अगर किसी पेशेंट को लकवा आता है या हार्ट अटैक आता है तो आपने सुना होगा कि वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आप उस टाइम में नहीं पहुंचे तो शायद पूरी तरह से ऑर्गन डैमेज हो जाएगा और फिर हम भी कुछ ज्यादा आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट मेडिकल मैनेजमेंट। बट अगर आप उस विंडो पीरियड में हमारे पास पहुंचते हैं तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट्स हैं कि हम उस स्ट्रोक के केस में, लकवे के केस में उस थ्रोम्बस को बाहर निकाल लेते हैं और पेशेंट शायद नेक्स्ट डे वापस चल करके अपने पैरों पे घर जाए पूरी तरीके से ऑलमोस्ट मोर देन 90-95% रिकवरी के रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो ये जो ब्रांच निकल करके आ रही है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये बहुत ही अपीलिंग है, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, ये बहुत ही एक प्रकार से कहेंगे फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। और जितनी भी जो सर्जरीज हैं वो आपने देखा होगा कि पहले लेप्रोटोमी होती थी, बहुत बड़ा सा इंसिजन लगाया जाता था और उसके बाद में ऑपरेशंस होते थे। फिर लेप्रोस्कोपी आई जिसमें दूरबीन से ऑपरेशन होने लगे, और अभी पिन होल सर्जरी का जमाना है जिसमें इवन उससे भी छोटे अप्रोच से आप जा करके और ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। और स्पेशली जो वास्कुलर ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि जो नसों के थ्रू जो ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं वो सब पिन होल सर्जरी के थ्रू हो रहे हैं, और रेडियोलॉजी उस सर्विसेज में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का मेन रोल है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जैसे पीपीएच में ऐसा होता था पोस्टमार्टम हेमरेज में, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग नहीं रुकती थी, डिलीवरी के बाद में और प्रसूता की मौत हो जाती थी, उस केस में हमको बच्चेदानी निकालनी पड़ती थी। अब आप मान करके देखो कि अगर उसका वो फर्स्ट चाइल्ड है, हो सकता है वो भी बचे या नहीं बचे, या उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, उसको और बच्चे चाहिए, बट आपके पास में कोई चारा नहीं है, आपको उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी उसकी जान बचाने के लिए। ऐसी कंपल्सन, अब उस तरह का कंपल्सन अभी नहीं है। अभी हमारे पास ट्रेंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। जैसे ही अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग के केस आते हैं, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में आ रहा हो, चाहे आपके डिलीवरी के बाद में आ रहा हो, या कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग का केस हो, कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी के थ्रू उस ब्लीडिंग साइट को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से ब्लीड हो रहा है, और हमारे पास में इस तरह के जेल और फॉर्म मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू हम उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म टू द पेशेंट, एंड दैट इज ए रिवोल्यूशनरी थिंग। इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि पहले के जमाने में, या अभी भी कह सकते हैं, पर्टिकुलरली इस बेल्ट में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो छाती की टीबी होती थी, उसके बाद में ऐसा होता था कि खांसी में या बलगम के साथ में खून आने लग जाता था और पेशेंट की डेथ हो जाती थी ब्लीडिंग से। वो केसेस अभी भी हमारे पास आते हैं, बट अब हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की फैसिलिटी है, हम उस नस तक जा सकते हैं कैथेटर की हेल्प से, और पर्टिकुलरली उस नस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कोई अल्सर ब्लीड कर रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, या इंटेस्टाइन में कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग है कहीं पे, हम उस वेसल को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर सकते हैं। सुपर्ब सर। तो अब तक पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहा है इन सब मामलों में? सर बहुत अच्छा है, अच्छा, रिजल्ट्स आर ऑसम एंड द पेशेंट कॉम्प्लायंस इज आल्सो गुड। डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी चल रही है तो उस हिसाब से सारा का सारा ट्रीटमेंट देता है पेशेंट्स को? यस, बिल्कुल। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस सब पॉलिसीज यहाँ पे अप्लीकेबल हैं, चाहे आप आरजीएचएस में आ रहे हैं, चाहे आयुष्मान भारत में आ रहे हैं, आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैशलेस होगा, यानी कि आपको जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं। इवन उसके बियॉन्ड भी मैनेजमेंट पेशेंट्स को फाइनेंशियली असिस्ट कर रहा है,
ऐसे क्रिटिकल केसेस कई बार लाइफ सेविंग प्रोसेस हो रहे हैं, या फिर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, या फाइनेंशियली पुअर पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। आई एम प्लीज टू से कि मैनेजमेंट ने हमें फ्री हैंड दिया है, इस तरह के पेशेंट्स को हम फाइनेंशियल सैंक्शन दे पा रहे हैं। इस चेयर पे बैठ करके आई कैन सैंक्शन ए फ्री सीटी स्कैन टू ए नीडी पेशेंट, Great. ए फ्री एमआरआई टू ए नीडी पेशेंट, फ्री अल्ट्रासाउंड्स आई कैन ऑफर देम। ग्रेट सर, ग्रेट। ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आज हमारे बीच में इस गजब के पॉडकास्ट में थे डॉक्टर हरिराम, और एचओडी के रूप में, प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डेडिकेटेडली लगे हुए हैं इस डिपार्टमेंट में कि मुझे किसी भी हालत में सभी को क्योर भी करना है, डायग्नोज भी करना है बीमारी को, और उसका निदान करने में अपना पूरा योगदान देना है। इसके लिए मैं डॉक्टर हरिराम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं। डॉक्टर हरिराम से एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ और ऐसे अनछुए पहलुओं के साथ, कुछ और ऐसे क्वेश्चंस के साथ जिनके बारे में मेडिकल साइंस में स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इनसे मुलाकात एक बार फिर रहेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे एंड विल सी यू सून अगेन। और पिम्स पॉडकास्ट सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत होगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।